नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में आया सियासी तूफान, जैसे उद्धव ठाकरे ही नहीं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सबके लिए मुश्किलों का सैलाब लेकर आया है। और खबर यह आ रही है कि एक और शिवसेना के दिलीप जो हांडे हैं वो पहुंच रहे गुवाहाटी। तो दूसरी तरफ 4 और विधायकों के निलंबन के लिए, उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए डेप्यूटी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है शिवसेना ने। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें। शिवसेना के 4 और विधायकों के खिलाफ चिट्ठी लिख दी गई है। संजय राउत, शरद पवार इस वक्त भी बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी तूफान तेज हो चला है। शिवसेना ने भी अपने बागियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने डेप्यूटी स्पीकर को नई चिट्ठी लिखी है जिसमें 4 और बागियों के नाम जोड़े हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे समेत 12 बागियों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई थी। उद्धव सरकार को बचाने के लिए शरद पवार भी एक्शन मोड में आ गए हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री पर शरद पवार को धमकी देने का आरोप लगाया। सियासी तूफान के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे हैं। एक के बाद एक बड़ी खबर एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में आती हुई, जिसमें अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार, आप समझ लीजिए कि उद्धव सरकार उन बागी विधायकों के खिलाफ सख्ती के मूड में नजर आ रही है। 12 विधायकों के खिलाफ पहले ही चिट्ठी लिखी गई थी डेप्यूटी स्पीकर को कि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। अब 4 और विधायकों के खिलाफ चिट्ठी लिख दी गई है। वहीं दूसरी तरफ संजय पांडे मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलने पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से। क्या जो बयान दिया था शरद पवार ने कि अब बागी विधायकों को कीमत चुकानी होगी, उस तरफ कदम उठा रहा है ये गठबंधन। शरद पवार संजय राउत दिलीप वलसे पाटिल जो कि गृह मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलने पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से। सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर गए हैं तो आखिर क्या संकेत इससे मिलते हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं शरद पवार और संजय राउत के साथ। और ये वीडियो जो बीते दिन से आया हुआ है जिसमें तमाम बागी विधायकों को आप देख रहे हैं गुवाहाटी के होटल में, इसी के साथ एक ऐसा संकेत आ गया कि अब कोई मानने और मनाने के मूड में नहीं है। उनका जोश ये साफ बता रहा था कि वो सब एकनाथ शिंदे के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। और ये आखिरी चुनौती थी, एक ऐसा दाव जिसके जरिए, इस वीडियो के जरिए एकनाथ शिंदे ने बता दिया कि 42 विधायक मेरे साथ, 42 विधायक और उनकी जो लॉयल्टी है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। और यही शायद सबसे बड़ी चुनौती है उद्धव सरकार के लिए और खुद उद्धव ठाकरे के लिए। इस बीच हम आपको बता रहे हैं शिवसेना का एक्शन वाला दाव जो है, इसमें चिट्ठी में 16 बागी विधायकों के नाम डाले गए हैं। कौन कौन से नाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे से लेकर सबके नाम जिनके डाले गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर को लिखा गया है कि इन सबको अयोग्य घोषित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ 2 बागी विधायकों से हमने बातचीत की। दोनों का कहना है कि एकनाथ शिंदे अगली स्ट्रैटेजी रच रहे हैं। 2-3 दिन में हम मुंबई जाएंगे और हम मुंबई में ही बहुमत साबित करेंगे। संजय शिरावट जिसका नाम आप देख रहे हैं, संजय शिरसाट के साथ हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं सामना करने को। तो 16 विधायकों के नाम तो दे दिए गए हैं डेप्यूटी स्पीकर को कि इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। बागी विधायक है ये, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर क्या कह रहे हैं सुनिए। वो जो मेरे पास जो लेटर मिला है वो 34 बोलते, कभी कम बोलते, कभी ज्यादा बोलते, तो वो भी रहेगा, वो सही भी रहेगा। तो मुझे तो जांच करना जरूरत है। किस तरह से होगी ये जांच? क्या एमएलए से बात करने की कोशिश होगी या आप एकनाथ शिंदे से बात करेंगे और उनको कहेंगे कि आप दावा करें यहाँ पर आकर और जो है परेड कराए एमएलए की? कानून में जो जैसा होगा वैसा करूंगा। वैसा तो लगता है वो जांच करने के लिए उसको सामने बुलाना पड़ेगा। अभी तक कानून में तो पार्टी लीडर का ही है, बाद में देखूंगा क्या है वो।
कितना समय लग सकता है? आप किससे बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में समझने के लिए? कुछ नहीं, ये जो कानून का जो किताब है उसके ऊपर सब कुछ दिया है ना, उसमें से देखता हूं मैं। अब हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि पर्याप्त संख्या एकनाथ शिंदे के पास हो गई है और इतने सारे एमएलए है जो 37 से भी ज्यादा है, अब 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा होने के बाद वो और एक लेटर भेज सकते हैं आपको? भेजेंगे तो देखेंगे ना, मैं क्या लिखता है, कैसा डिसीजन क्या लेना है वो मैं खुद देखूंगा। तो फिलहाल हम क्या समझे, शिवसेना एक पार्टी के तौर पर अस्तित्व में विधिमंडल में है या नहीं है? अभी तो शिवसेना है ना, बाद में देखूंगा क्या होगा वो। तो देखा आपने डेप्यूटी स्पीकर क्या कह रहे हैं। अभी देखेंगे, किताब देख रहे हैं, कानून की किताब देख रहे हैं, लेकिन अब एक तरह से पूरा का पूरा मामला इनके फैसले पर निर्भर करेगा। हम आपको बता दें, संजय राउत और शरद पवार की इस वक्त भी मुलाकात चल रही है। आगे की रणनीति पर यहां विचार किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिन से ही सख्ती के संकेत मिल रहे थे। शरद पवार ने कहा था कीमत बागी विधायकों को चुकानी होगी। आइए अब आपको सुना देते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं और सामने से जवाब क्या आ रहा है। दान सुनिए दोनों। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। एक्चुअली महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से मिला था, और उसके बाद भी उन्होंने बगावत करके कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। ये बनी हुई सरकार ना तो महाराष्ट्र की जनता को पसंद है, ना तो शिवसेना के एमएलए के लिए पसंद है, और बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है। ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। कोई सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। बगावत का बवंडर आप देख रहे थे महाराष्ट्र में। यहां से आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से दिल्ली, जहां पर एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये उनकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2000 से लेकर 2004 में वो ओडिशा में 2 मंत्रालयों को संभाल चुकी हैं। उनका राजनीतिक सफर, झारखंड की भी वो पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी और अब पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने की तरफ वो कदम बढ़ा रही हैं। आज वो नामांकन दाखिल कर रही हैं। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन इससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने की इस प्रक्रिया में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बल्कि 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और दूसरी तरफ आप द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें देख रहे हैं, जब वो संसद भवन में परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करने गई थी और वहीं पर उन्होंने ये तस्वीरें खिंचवाई हैं। तमाम नेता आपको भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ दिख रहे हैं और आज वो नामांकन कुछ ही देर में यहां पर दाखिल करेंगे। एनडीए की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन जुटाने में एनडीए के बाहर भी कोशिशें हुई हैं, जिसमें जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री, इन सबको शामिल किया जा रहा है। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। कुछ ही देर में लगभग 12:30 बजे के आसपास नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। चित्रा
बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। बस कुछ देर का और इंतजार, जिसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, जिस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। और यकीनन आज का दिन एनडीए के लिए काफी ज्यादा अहम है और हिंदुस्तान के लिहाज से भी, क्योंकि उम्मीदवारी के तौर पर अगर हम देखें तो यशवंत सिन्हा के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, जिस तरह के वोट एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान इतिहास भी बनाएगा अगर उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाती है, जब देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा और वो देश की दूसरी महिला होंगी जो प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति बनेंगे। और यकीनन महिलाओं के लिहाज से भी जो बढ़ चढ़कर हर वोटिंग में हिस्सा लेती हैं, लेकिन उनकी दावेदारी महत्वपूर्ण पदों के लिए कम हो जाती है अंजना, तो उस लिहाज से भी देखें तो देश के लिए यह अच्छी खबर होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आदिवासियों के लिहाज से, चूंकि उनकी आवाज को बुलंद करने की बात बार बार कही जाती है, लेकिन उस तरह का प्रतिनिधित्व उनका हो नहीं पाता। यही कारण है कि इतिश्री जो इनकी बेटी है, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की थी, देखिए उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद मीडिया के सामने द्रौपदी मुर्मू तो नहीं आई, लेकिन उनकी बेटी ने जरूर अपनी कुछ भावनाएं और बातें शेयर की अपनी मां के हवाले से। उनकी ओर से कहा गया कि जब प्रधानमंत्री ने फोन करके इस बारे में उनसे बातचीत की तो उनकी आंखें बेहद नम थीं, वो अपनी भावनाएं शब्दों के जरिए बयां तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन अपनी बेटी से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि झोपड़ी से लेकर शीर्ष पद तक पहुंचने के लिए आदिवासी कभी सोच भी नहीं सकता है, लेकिन अगर उस आवाज को बुलंदी देने का काम किया जा रहा है तो यकीनन ये इस देश के लिए बड़ी बात होने जा रही है। और यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू को देखकर यकीनन आज जो तमाम आदिवासी नेता हैं या जो तमाम आदिवासी समुदाय हैं, उनको राहत जरूर मिल रही होगी, क्योंकि आदिवासियों की बड़ी तादाद है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर। आपको टोक रही हूं, संजय राउत इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत पर बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वळसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चॅलेंज, आप आइए। सर याच बिल्डिंग मधनं महायुतीची याच बिल्डिंग मधून महायुतीची घोषणा झाली, याच युतीमधून महायुतीचं एक बंधन बांधण्यात आलं आणि याच बिल्डिंग मधून मी तुम्हाला सांगतोय महाविकास आघाडी मजबूत आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पुढलं 2.5 वर्ष राहिलेलं पूर्ण करेल आणि पुन्हा सत्तेत येईल। जे गेले गृहमंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृहमंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे, वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी ने पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। जब पवार साहब से क्या चर्चा हुई? पवार साहब ने पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। लड़ाई शुरू के लिए तैयार हो गया, आप आइए। लड़ाई शुरू सारे रास्ते आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर तो संजय राउत ये कहते हुए कि हम ही जीतेंगे, हमें कानून पता है, जो हमें करना है वो कर लिया है। संजय राउत एक बार फिर सख्त तेवर आज दिखाते हुए उन्होंने कहा कि वापस आने और बातचीत का वक्त अब निकल चुका है, हम सब एक दूसरे के साथ है। ये उन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सबके बड़े नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और हम में आपस में कोऑर्डिनेशन है। क्या कहा सुनिए। और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। जब पवार साहब से क्या चर्चा हुई? पवार साहब ने पवार साहब हमारे
महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। लड़ाई शुरू के लिए तैयार हो गया, आप आइए। लड़ाई शुरू सारे रास्ते बंद हो गए, आप ये दे रहे हैं सारे रास्ते बंद। नारायण राउत सर। तो संजय राउत ये कहते हुए कि हम हार नहीं मानेंगे, हम ही जीतेंगे। संजय राउत ये भी कह रहे हैं हम फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे। संसद से लेकर सड़क तक तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए, और इस बार वो कह रहे हैं कि अब तो बातचीत का वक्त निकल चुका है, क्योंकि हमने बातचीत का टाइम दिया था, विधायक आए नहीं और अब उनके लिए वक्त खत्म हो चुका है। आखिर शिवसेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत क्यों हुई, इसका जवाब 3 पन्नों की चिट्ठी में मौजूद है। वही चिट्ठी जिसे एक शिवसेना के एमएलए ने उद्धव ठाकरे के नाम लिखी है। शिवसेना में बगावत की इनसाइड स्टोरी। शिवसेना विधायक ने फोड़ा लेटर बम। पिछले 2.5 वर्षों से बंद था वर्षा बंगले का दरवाजा। शिवसेना एमएलए से नहीं मिलते थे उद्धव ठाकरे। आरोप प्रत्यारोप के बीच शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे पर एक खत को हथियार बनाकर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। चिट्ठी में लिखा एक एक शब्द बगावत के पीछे की पूरी कहानी बयां कर रहा है। शिंदे की ओर से शेयर की गई चिट्ठी को शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने लिखा है। खत का मजमून कुछ यूं है। कल वर्षा बंगले के दरवाजे सही मायने में सर्वसामान्य के लिए खुले। बंगले पर जो भीड़ हुई उसे देखकर दिल खुश हो गया। ये दरवाजे पिछले 1.5 साल से शिवसेना के विधायक यानी हमारे लिए भी बंद थे। विधायक के तौर पर उस बंगले में प्रवेश करने के लिए हमें आपके आजू बाजू में रहने वाले लोगों की मनुहार करनी पड़ती थी, जो कभी चुनाव लड़कर चुनकर नहीं आए, बल्कि विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे जैसे लोगों के कंधे पर चढ़कर पहुंचे हैं। खत में दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे खुद अपनी पार्टी से ज्यादा एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को तरजीह देते थे। आम्ही मार्ग दुसरा पत्करला नाही। आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही ह्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जाचाला कंटाळून आम्ही वेगळं झालेलो आहोत। तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणू शकत नाही। गद्दार आम्ही नाहीच। आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे पाईक आहोत। शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला शिकवण दिलेली आहे, जिथं अन्याय होत असेल तिथं बंड करून उठा। खत में आगे लिखा है, साहेब जब हमें वर्षा बंगले पर प्रवेश नहीं मिल रहा था तब हमारे सच्चे विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग आपसे नियमित मिल रहे थे, अपने विधानसभा के काम निपटा रहे थे, निधि मिलने के पत्र दिखाकर खुश हो रहे थे, भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहे थे, आपके साथ खींचे गए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। उस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री हमारे हैं, फिर हमारे विरोधियों को निधि कैसे मिल रही है, उनके काम कैसे हो रहे हैं। आप हमसे मिल ही नहीं रहे थे। तब हम अपने मतदाताओं को क्या जवाब दें, ये सोचकर ही हम विचलित हो जाते। सर्वांनी जीव तोडून सांगितलं की आता हे लोक आपल्या शिवसेना संपवत आहेत। कोणाच्या प्रत्येक आमदारच्या मतदारसंघात पहा, तहसीलदार त्याच्या मर्जीचा नको, तलाठी नको किंवा पोलीसवाला सुद्धा नको, कोण तुमचं काम ऐकणार आहे। आणि ह्या व्यथा आम्ही उद्धव साहेबांकडे नेहमीच मांडल्यात। उद्धव साहेब तुम्ही त्याच्यावर कधी प्रतिसाद दिला नाही। दावा यही है कि 2.5 साल से शिवसेना विधायक घुट घुट कर जी रहे थे। सरकार शिवसेना की थी, लेकिन सिक्का कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों का चलता था। खत में आगे लिखा है, विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए, अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब को मिलना है। ऐसी विनती कई बार करने के बाद भी सीएम साहब ने आपको बुलाया है, ऐसा संदेश कभी दूसरी तरफ से नहीं आया। घंटों दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करवाया गया। फोन किया तो वे लोग फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। अंत में निराश होकर हम वहां से निकल जाते। चिट्ठी में लिखा गया है कि शिवसेना की सरकार होते हुए भी उन्हें हाशिए पर रखा गया। बुरे वक्त में कोई काम आया तो एकनाथ शिंदे आए। 3 से 4 लाख वोटरों में से जीत कर चुने गए हम पार्टी के विधायकों के साथ अपमानजनक व्यवहार क्यों, ये हमारा सवाल है। ये परेशानियां हम सभी विधायकों ने सहन की हैं।
हमारी व्यथा आपने कभी सुनने तक की जहमत नहीं उठाई। आप तक तो वो बात कभी पहुंचाई ही नहीं गई। इस समय हमारे लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का दरवाजा खुला था और विधानसभा क्षेत्र की बुरी स्थिति, विधानसभा क्षेत्र की निधि, अधिकारी वर्ग, कांग्रेस राष्ट्रवादी की ओर से हो रहा अपमान, हमारी ये सभी समस्याएं सिर्फ शिंदे साहब ही सुन रहे थे और सकारात्मक रास्ता निकाल रहे थे। इस वजह से हम सभी विधायकों ने न्याय अधिकार के लिए ये निर्णय लेने को मजबूर किया। बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को कोसा है तो वहीं एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की गई है, यानी बगावत के पीछे उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया गया है। मुंबई से साहिल जोशी, आज तक। उद्धव सरकार संकट में है। संकट के दौर में सियासी दलों की तरफ से क्या टिप्पणी की गई, सुन। उसमें ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहाँ उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनका सपोर्ट कर रही है। इतने सारे विधायक वहां जमा होने के बाद भी जो आंकड़े आपके मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो मेरा सवाल बीजेपी को ही है कि बिल में घुसकर क्यों है, अभी तक बिल के बाहर क्यों नहीं आए। उनको तो सत्ता जल्दी कब मिलती सत्ता, उसके सपने वो दिन में भी देखते थे, पर इतना बड़ा बदल हो गया कि आज बीजेपी दावा क्यों नहीं कर रही। उनके गवर्नर भी उन्हीं का है, वो तो तुरंत नोटिस इश्यू करके एक स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं। क्यों बीजेपी आज भी चुप है, ये सवाल मेरा है। To sell out, to purchase the MLAs and send them to Assam. Instead of Assam, you send them to Bengal. We will give good hospitality and we will take care for democracy. Don't worry. वो जो मेरे पास जो लेटर मिला है वो 34 बोलते, कभी कम बोलते, कभी ज्यादा बोलते, तो वो भी रहेगा, वो सही भी रहेगा, तो मुझे तो जांच करना जरूरत है, इसलिए मैं जांच करूंगा। हम अंग्रेजी सही साइन करते हैं और उसमें मराठी है, वो ऐसे बोल रहे हैं और वो साइन करने के लिए यहाँ थे ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी वो घर पे है ऐसे ही बोलते हैं। तो ये मेरा साइन ही नहीं, ऐसा एक है तो और कुछ है या नहीं वो तो जज करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट में अब शरद पवार भी एक्शन में है। संजय राउत ने उनके साथ मुलाकात के बाद ये सीधा कहा है कि हम ही जीतेंगे, संसद से सदन तक हम ही जीत हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हम हार नहीं मानेंगे। पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत का ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत मौके दिए विधायकों को बातचीत करने के लिए, लेकिन अब वक्त आगे निकल चुका है, हम हार नहीं मानेंगे, जीतेंगे। क्या कहा है, सुनिए। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वलसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है, आप आइए। सर हम हार मानने वाले नहीं। राउत कह रहे हैं कि अब हमारी बारी है, आप आइए। बार बार ये कहते हुए आप आइए, अब हमारी बारी है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि संजय राउत ने आज ये भी कहा है दिन में कि अब हम उन बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेंगे और इसी कड़ी में 16 विधायकों की चिट्ठी दे दी गई है डेप्यूटी स्पीकर को। आइए आपको सुनाते हैं शरद पवार ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले संजय राउत ने क्या कुछ आज कहा है, पहले वो आपको सुना दे। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई
तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। इस वक्त एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं वहां बढ़ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तमाम केंद्र के बड़े मंत्री, कई राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सब इस वक्त द्रौपदी मुर्मू एनडीए प्रत्याशी हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए, उनके नामांकन में उनके साथ जा रहे हैं। एक आदिवासी महिला के तौर पर यह बड़ा मौका और इसी के साथ एनडीए अपनी ताकत और एकजुटता दिखाते हुए इस पर जहां विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं यशवंत सिंह, एक वक्त पर बीजेपी के कद्दावर नेता थे, कई बार वित्त मंत्री रह चुके, वो सामने हैं। और इधर है द्रौपदी मुर्मू जो दरअसल ओडिशा की मयूरभंज की हैं। वो 2 बार 2000 से लेकर 2004 तक मंत्री रही हैं ओडिशा सरकार में। ये तब की बात है जब बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन था ओडिशा में। तब ये 4 साल के लिए वहां पर 2 अलग अलग मंत्रालयों को संभाली, 2-2 साल के लिए। झारखंड का इन्हें राज्यपाल बनाया गया और द्रौपदी मुर्मू अब एनडीए उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए। इतिहास इसलिए बनेगा क्योंकि दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। चित्रा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले वो संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने गई जहां उन्होंने पुष्प अर्पित किए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तमाम नेता आज उनके साथ हैं। 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बताया गया वहां जा रहे हैं। आप द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त देख रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं वो, नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंच चुकी हैं। जब इस उम्मीदवार के एनालिसिस पर ध्यान दिया गया तो ये बार बार कहा गया कि एनडीए की तरफ से एक महिला आदिवासी उम्मीदवार बनाकर एक वोट बैंक का संकेत दिया गया है, एक तस्वीर पेश की गई है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के अगर आप पूरे राजनीतिक सफर को देखें तो वो ओडिशा से निकली है और अब देश के सर्वोच्च पद की वो प्रत्याशी बनी है। जीत के प्रबल उम्मीद भी दिखाई दे रही है। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ यशवंत सिंह है। हालांकि प्रबल दावेदारी द्रौपदी मुर्मू की है आंकड़ों के नजरिए से देखें तो, लेकिन दूसरी तरफ यशवंत सिंह है, वो भी एक वक्त पर बीजेपी के नेता थे, वित्त मंत्री कई बार रह चुके हैं। चित्रा, आवाज आ रही है? सामने यशवंत सिन्हा जो कि एक वक्त पर बीजेपी के नेता थे, वित्त मंत्री कई बार रहे, और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से निकली लेकिन राज्यपाल तक की कुर्सी पर वो पहुंची और अब सर्वोच्च पद की तरफ उनका ये कदम नामांकन का।
बिल्कुल सही कहा आपने। सर्वोच्च कदम उनका बढ़ता हुआ नामांकन की पूरी जो प्रक्रिया है वो आगे की ओर बढ़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें यकीनन इस देश के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो अपने आप को हमेशा पिछड़ा मानता रहा है और यकीनन उनकी आवाज भी उस तरह से मजबूती से बुलंद नहीं हो पाई है। देखिए, अब तक पूरी जो राष्ट्रपति की लिस्ट को हम देखें, इस देश को 3 मुस्लिम राष्ट्रपति मिल चुके हैं। इस देश को 2 KR नारायणन और जो मौजूदा राष्ट्रपति इस वक्त हैं रामनाथ कोविंद के तौर पर दलित राष्ट्रपति मिल चुके हैं। दक्षिण भारत से 4 राष्ट्रपति आ चुके हैं। 1 महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के तौर पर मिल चुकी हैं। और अगर हम ओडिशा और साथ ही पश्चिम बंगाल इस एरिया से देखें तो पश्चिम बंगाल से हम सब ने देखा था प्रणब दा किस तरह से देश के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन ओडिशा की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर झारखंड में जाने वाली इसका गौरव उनको प्राप्त हुआ और इसके साथ ही साथ अब देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने जा रही हैं। यकीनन जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से उनके पक्ष में है। इसे जीतने में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। और यहाँ पर कई ऐसे जो विरोधी उम्मीदवार हैं जो एनडीए के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन चूंकि एक आदिवासी चेहरा इस वक्त देश के सामने है तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी इस बारे में बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में भी बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय है और यकीनन इसको लेकर कल बड़ी बैठक भी जेएमएम की ओर से बुलाई गई है। तो माना यही जा रहा है कि वो विपक्षी उम्मीदवार जो यशवंत सिन्हा है उनके मुकाबले द्रौपदी मुर्मू तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम लोग। द्रौपदी मुर्मू वहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए बैठ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और उसके बाद आप देख रहे हैं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। नामांकन दाखिल कर रही हैं। ये इतिहास रचने की तरफ एक बड़ा कदम कहा जाएगा। 12:30 बजे का वक्त दिया गया था और ठीक उसी हिसाब से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके। पूरा का पूरा हुजूम है नेताओं का, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों का एनडीए की तरफ से दावेदारी। जब आज प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रही हैं तो अंदर की प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद है। वो अब सुपुर्द कर दिया गया है। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति वो बन सकती है, वहीं दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति बनाई गई थी, लेकिन इतिहास रचने की कगार पर, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद को संभालेंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम कद्दावर मंत्री मौजूदा सरकार में, तो दूसरी तरफ तमाम अन्य जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फैसले के जरिए और इस नाम पर मुहर लगाकर एनडीए की तरफ से एक बड़ा संदेश और संकेत नितिन गडकरी, हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, योगी आदित्यनाथ, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट है जो इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद है। देश में आदिवासी समुदाय को एक तरह से अगर आप देखें तो उनका आगे आना और सर्वोच्च पदों पर बैठना, ये एक बड़ा संकेत इस चयन के साथ देने की कोशिश की जा रही है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ये नामांकन इस वक्त चल रहा है। ललन सिंह मुझे लगता है वहां पर मौजूद है। नीतीश सरकार, आप पीयूष गोयल को भी देख रहे हैं, नीतीश सरकार की तरफ से सहमति दी गई है और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। चित्रा, एनडीए और एनडीए का भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन लग रहा है। ये एकजुटता की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश है आज इस नामांकन के जरिए, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जिस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ। हालांकि एनडीए में आप ललन सिंह के नाम का जिक्र कर रही हैं। जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया था उसी वक्त नीतीश कुमार की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ओर से द्रौपदी मुर्मू के नाम की जानकारी नीतीश कुमार को दी गई और फिर उन्होंने इसका वेलकम भी किया। टोक रही हूँ, अशोक सिंघल इस वक्त अंदर से हमारे साथ पहुंच गए हैं। अशोक, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक बार बता भी दीजिए, कद्दावर नेता कई पार्टियों के दिख रहे हैं, क्या ललन सिंह भी वहां पर मौजूद है? एनडीए की एकजुटता की भी तस्वीर इसके जरिए पेश की जा रही है। द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही है। अशोक, बिल्कुल अंजना, 4 सेट यहाँ पर भरे गए हैं नॉमिनेशन के, जिससे प्रधानमंत्री पहले सेट के प्रस्तावक है और राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया है इस, और संसदीय बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने अनुमोदन किया है। इसके अलावा
जेपी नड्डा और सहयोगी दलों ने, बीजेडी, बीजू जनता दल और वाईएसआर, इन्होंने भी प्रस्तावक बने हैं 4 सेटों पर अलग अलग। 4 सेटों में 60 सदस्यों ने साइन किया, जबकि 50 सदस्यों के साइन मैंडेटरी होते हैं। अंजना और देश भर के जो इनके सांसद और विधायक हैं ट्राइबल जाति से, वो भी अनुमोदक बने हैं। और ये मैं आपको बता दूं, सुबह से यहाँ पर बीजेपी के, एनडीए के सांसद और विधायक यहाँ पहुंच चुके थे और कई एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, वो यहाँ पहुंच चुके थे। उसके बाद प्रधानमंत्री आए और द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर गांधी स्टैचू पर फूल अर्पित किए, बिरसा मुंडा की मूर्ति पर फूल अर्पित किए। उसके बाद वो संसद भवन के भीतर दाखिल हुए। प्रधानमंत्री के आने के बाद सब जो सीनियर लीडर्स थे उनके साथ उनकी इंट्रोडक्शन करवाई गई, मुलाकात करवाई गई। एक मीटिंग के बाद खुद प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री उनके साथ नॉमिनेशन फाइल करने संसद भवन में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में पहुंचे हैं। सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में ये नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आधा घंटा के करीब प्रधानमंत्री और तमाम लोगों की द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई और तमाम एनडीए के सांसद, जो समर्थक दलों के सांसद हैं, बीजेडी की मैं जो बात कर रहा था, वो भी इस वक्त मौजूद थे। ललन सिंह तो मौजूद थे ही, बीजेडी के सांसद भी, यहाँ वाईएसआर के भी सांसद मौजूद थे संसद भवन में इनके नॉमिनेशन के वक्त और उनको रिसीव करने के वक्त। और इस वक्त नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है अंजना, और सुबह से ही लाइन लगा करके सांसद उनको वेलकम कर रहे थे। द्रौपदी मुर्मू का और प्रधानमंत्री के कैबिनेट के लोग उनके साथ साथ चल रहे थे नॉमिनेशन फाइल करने के वक्त। और अशोक, एक बड़ा संकेत देखिए, तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक तरफ, द्रौपदी मुर्मू के चयन के साथ एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए एक बड़ा संकेत देने की कोशिश है एनडीए की तरफ से। बिल्कुल अंजना, ये पहली महिला आदिवासी होंगी जो राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचेंगी। यही एक बात थी कि आज तक कोई आदिवासी महिला नहीं बनी है। और अगर द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए ना, बहुत ही हम्बल फैमिली से आते हैं, बहुत गरीबी इन्होंने देखी है। इनके हस्बैंड की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी, उनके दोनों बेटों की डेथ हो गई थी, एक बेटी है, खुद टीचर रही। हालांकि इन्होंने ग्रेजुएशन किया लेकिन उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में चली गई थी। 2 बार विधायक बनी, मंत्री बनी बीजेडी और बीजेपी सरकार जब बनी थी, उसके बाद पहली आदिवासी गवर्नर बनने का भी सौभाग्य इनको मिला। झारखंड की गवर्नर बनी थी अंजना ये, उसके बाद से उड़ीसा में रह रही थी, उड़ीसा से आती हैं, बहुत ही हम्बल मानी जाती हैं। और आप देखिए कि जब इनकी घोषणा हुई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की, मंदिर में जाके उन्होंने झाड़ू लगाई थी अगले दिन सुबह सुबह। और तमाम इनके बारे में अगर पूछा जाए तो सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रही है अंजना, और इसीलिए बीजेपी ने, एनडीए ने इनको चुना कि आज तक ऐसी जो आदिवासी इलाके से कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है। एक मैसेज देने की कोशिश है, इसीलिए बीजेडी ने सबसे पहले आकर के एनडीए के बाद बीजेडी ने इसका समर्थन किया। नवीन पटनायक बाहर से विदेश में, वहीं से उन्होंने स्वागत किया इनकी कैंडिडेचर का, और वाईएसआर तमाम लोग इनके समर्थन में आ खड़े हुए। और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेंगी। हालांकि सुबह भी इन्होंने बातचीत की है अपोजिशन के नेताओं से, और उसके बाद वो अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ के विधायकों से, सांसदों से मुलाकात करेंगी, उनसे समर्थन की अपील करेंगी। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम अंदर की दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष, तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के इस नामांकन की तस्वीरें ये है। चित्रा, दूसरी तरफ देखिए तो हौसले की भी मिसाल बनती है। अपने परिवार में इतने सारे पर्सनल ट्रेजेडीज का मुकाबला करते हुए रोज जो राजनीतिक सफर पर आगे बढ़ी हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं। और ये हमेशा कहा जाता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज, कितने अवसर मिलते हैं जो आदिवासी इस देश में है उन्हें। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, और यही सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान 21 तारीख को रात में किया गया जेपी नड्डा की ओर से, तब से एक अलग तरह की एक भावनात्मक लगाव भी एक बड़ी आबादी का द्रौपदी मुर्मू के साथ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि उनके पैरेलली सामने आकर उन्हें टक्कर देने की कोशिश यशवंत सिन्हा की ओर से की जाएगी, लेकिन उम्मीदवारी जितनी मजबूत है और जिस तरह का समर्थन एनडीए उम्मीदवार को प्राप्त है, उससे माना जा रहा है कि इन्हीं की जीत होगी। लेकिन फिलहाल चूंकि चुनाव हो रहा है और चुनाव में अभी नतीजों का
इंतजार करना पड़ता है, तो उसके लिए देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के साथ ही जिस तरह का वेलकम किया गया, चाहे ओडिशा के मुख्यमंत्री ने खुद कई लाइनों में इसकी तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत से भी कई आवाजें उठी जो समर्थन में। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ है वहां पर सरकार में झारखंड के भीतर, लेकिन उनके भीतर भी एक बेचैनी है और इस बात को लेकर कल बड़ा निर्णय हो सकता है ले लिया जाए, क्योंकि आदिवासियों की बहुत बड़ी तादाद है और झारखंड में राज्यपाल के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हुई हैं। अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी में जिस तरह का उतार चढ़ाव उनकी ओर से देखा गया, एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार में जन्म लेना और उसके बाद 2009 में अपने जवान बच्चे को खो देना, 2013 में एक दूसरे बेटे को खो देना, 2014 में अपने पति को खो देना। आप इस बात से समझ सकती हैं कि इन महिला के भीतर किस तरह की स्थिति रही होगी। ये जब और बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार तस्वीरें जो अंदर से आ रही है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और सुना देते हैं, बातचीत भी हो रही है। हस्ताक्षरों की प्रक्रिया वहां पर चलेगी, जैसे ही कुछ आवाज आती है, क्या बातचीत होती है हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, एनडीए की तरफ से वो राष्ट्रपति की प्रत्याशी बनाई जा रही हैं और जो अनुमोदक है, जो तमाम प्रक्रिया है वो सब पूरी की जा रही है। ये रायसीना की रेस है जिसमें अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसमें सामने द्रौपदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपने हस्ताक्षर देखे, हस्ताक्षर करते हुए अशोक के अनुमोदक के तौर पर वो हस्ताक्षर करें। आवाज सुनाते हैं, आवाज सुनाते हैं। मतलब नामांकन हो गया। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के साथ नामांकन हो गया, ये कहकर वहां पर तालियां बजाई गई हैं। बातचीत सुनाते हैं। सबका धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब वहां से सब निकल रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और एनडीए की तरफ से अब उम्मीदवार बन चुकी है राष्ट्रपति प्रत्याशी। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम, मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों की पूरी लिस्ट है जो वहां पर पहुंची हुई है। पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री, सभी वहां पर आज पहुंचे थे नामांकन दाखिल कराने द्रौपदी मुर्मू के साथ, जो कि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई है। पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ये जानकारी आ रही है। अब जीत तय करने के लिए पूरी जुगत एनडीए की तरफ से लगाई जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें नामांकन के एन पहले जो प्रक्रिया की शुरुआत थी, सभी वहां पर पहुंचे और अब नामांकन दाखिल कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू और एक आदिवासी महिला के तौर पर, इससे पहले प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति बनी थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश, और अगर हम कहें तो हिंदुस्तान में इसका वक्त था। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, टोकते हुए महाराष्ट्र की सियासत पर जाते हैं। एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो गए, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जिस तरह की चुनौती लगातार उन्हें दी जा रही थी, क्या एकनाथ शिंदे अकेले रवाना हो रहे हैं या अन्य लोग भी उनके साथ आएंगे, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं, ये बताया जा रहा है, क्योंकि अब ये लड़ाई उन्हें भी शायद एहसास हो रहा होगा, गुवाहाटी से नहीं लड़ी जा सकती है। अगर बहुमत साबित करना है या फिर अल्पमत साबित करना है, हर चीज के लिए आपको पहुंचना मुंबई ही होगा, मुकाबला सदन में ही करना होगा। और इसीलिए खबर ये इस वक्त आ रही है, गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ क्या अन्य विधायक भी पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले जब हम दीपक केसरकर से बात कर रहे थे, बागी विधायक से, तो उन्होंने कहा था कि हम जब भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, धीरे धीरे अब खबरें आ रही है। एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं, गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं शिंदे। अनुपम हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, क्या एकनाथ शिंदे अकेले निकले हैं मुंबई के लिए या फिर अन्य लोग भी जा रहे हैं अब?
अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन खबर आ रही है कि गुवाहाटी के जिस रैडिसन ब्लू होटल में अभी तक ठहरे हुए थे एकनाथ शिंदे, वहां से वो अब मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या अन्य विधायक भी उनके साथ जाएंगे? अनुपम मिश्र, एकनाथ शिंदे क्या अकेले निकले हैं या और भी विधायक उनके साथ निकलेंगे?